एक लड़का एक लड़की को मारने के बाद उसकी लाश के साथ 2 दिन तक एक ही कमरे में रहा और सिगरेट पे सिगरेट पीता रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आर्स स्टोरी टाइम। 19 साल की माया गोगोई गुवाहाटी के कैलाश नगर की रहने वाली थी, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन के साथ बेंगलुरु में रहती थी और एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में एज ए स्टूडेंट काउंसलर की जॉब कर रही थी। और माया का एक यूट्यूब चैनल भी था। नेचर से खुश मिजाज और फ्रेंडली माया फैमिली में सबकी फेवरेट थी। मार्च 2024 में एक डेटिंग ऐप के थ्रू माया की मुलाकात आरब से हुई। उस टाइम माया बेंगलुरु में जॉब कर रही थी और आरब केरला में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कई पेपर्स में फेल हो जाने के कारण वो बीबीए क्लियर नहीं कर पाया। कुछ टाइम बाद ही माया ने उसे बेंगलुरु बुला लिया और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा दी। अब एक ही सिटी में रहने के कारण दोनों बहुत ज़्यादा मिलने लगे और एक दोस्ती रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई। सब कुछ ठीक था दोनों के बीच में। आरब का जन्म केरला के कन्नूर में हुआ था। आरब के दादाजी आर्मी में थे और उन्होंने ही आरब की परवरिश की थी। आरब के बचपन में ही उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। डाइवोर्स के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता था। फिर उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसके सौतेले पिता से आरब को प्यार नहीं बल्कि ट्रॉमा मिला। ये शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चली और उनका फिर से डाइवोर्स हो गया और उसके बाद उसकी माँ ने तीसरी शादी कर ली। ये सब देखकर आरब अपने दादाजी के पास रहने चला गया। 23 नवंबर 2024 12:31 ये दोनों बेंगलुरु में 12th क्रॉस रोड में लोकेटेड रॉयल लिविंग नाम के इस 3 स्टार होटल में जाते हैं और इस ब्लरी सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है कि लड़की स्माइल कर रही है और खुश है। अपने रूम की चेक इन फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद वो दोनों अपने रूम की तरफ चल देते हैं। इन दोनों ने बस एक ही दिन के लिए रूम बुक किया था, लेकिन अगले दिन यानी 24 नवंबर को सुबह 11 बजे जब दोनों ने चेकआउट नहीं किया तो रिसेप्शन से उनके रूम पर कॉल गया, जिस पर उस लड़के ने एक दिन का स्टे एक्सटेंड करने की बात कही। सेम यही चीज अगले दिन यानी कि 25 नवंबर को भी हुआ। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था क्योंकि लोग यूजुअली ऐसा करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये थी कि जिस दिन दोनों ने होटल चेक इन किया था उस दिन को छोड़ के अगले 2 दिनों में उन्होंने ना ही रूम सर्विस और ना ही कोई फूड ऑर्डर किया। अब 26 नवंबर जिस दिन उन्हें चेकआउट करना था, लेकिन उसी दिन सुबह 8:19 पर वही लड़का अकेले ही फोन चलाते हुए होटल से बाहर निकल गया। सिंस वो बिना किसी लगेज बैग के निकला था, इसलिए होटल के स्टाफ ने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन दोपहर 12:15 पर रिसेप्शन से फिर से उनके रूम पर कॉल गया तो घंटी बजती रही और किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद होटल का एक स्टाफ उनके रूम पर गया, दरवाजे पर नॉक किया, आवाज़ भी लगाई, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ शक होने पर उसने मास्टर की से रूम को खोलने का सोचा, बट सरप्राइजिंगली रूम का डोर पहले से ही खुला था और जैसे ही उसने धक्का देकर दरवाजे को खोला अंदर से तेज बदबू आई। बट कैसे भी करके अंदर झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। बेड पर उसी लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसने भागकर बाकी स्टाफ्स को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते पुलिस टीम, फॉरेंसिक टीम और मीडिया पहुंच गई। बेड पर जिस तरह से वो लाश सड़ रही थी उसे क्लियर था कि मर्डर काफी पहले ही हो गया था। वहीं पे बेड पर एक फोन पड़ा था और जमीन पर एक येलो कलर की रस्सी पड़ी हुई थी। पुलिस को रूम में बहुत सारी जली हुई सिगरेट्स भी मिली। विक्टिम के पास आइडेंटिटी प्रूफ से पता चला कि इस लड़की का नाम माया गोगोई डे का है, जो किसी आरव हनोई नाम के लड़के के साथ आई थी। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और होटल के आसपास के सीसीटीवी को चेक करना शुरू किया। लाश की हालत देखकर ये क्लियर था कि मर्डर 2 दिन पहले ही हुआ था और उस रूम में माया और आरब भी थे, इसलिए आरब की तलाश शुरू हो गई थी। आरब का फ़ोन सर्विलियंस पर ट्रैकिंग के लिए लगा दिया गया। 26 नवंबर को सुबह आरब बिना किसी बैग के होटल से बाहर निकला था, लेकिन उसके बाद कहाँ गया इसका खुलासा सीडीआर से हुआ, जिससे पुलिस को पता चला कि होटल से निकलने के बाद उसने मोबाइल ऐप से एक कैब रेलवे स्टेशन के लिए बुक की थी, मगर उसके तुरंत बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया।
जब उस कैब ड्राइवर से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पर उतरा था। आरव का फ़ोन बीच बीच में ऑन हो रहा था और यही पुलिस के लिए बेनिफिशियल था। बेंगलुरु से निकलने के बाद आरव की लोकेशन नॉर्थ कर्नाटका के रायचूर में दिखा रही थी। इसलिए पुलिस ने 3 टीम्स बनाई, जिसमें से एक टीम को आरव के घर भेजा गया जहां उसके ग्रैंडफादर रहते थे जो आर्मी से रिटायर थे। दूसरी टीम को रायचूर जहां आरव की लोकेशन मिली थी और तीसरी टीम टेक्निकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। इन सब के बीच माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। माया के कंधे और सर पर गहरी चोट आई थी। वहीं उसकी चेस्ट पर किचन नाइफ से करीब 10 से ज़्यादा वार किए गए थे और उनमें से ही एक वार ने माया की जान ले ली। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माया की डेथ 24 नवंबर को ही हो गई थी, इसलिए आरव ही प्राइम सस्पेक्ट था। लेकिन उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसकी लोकेशन तुरंत चेंज हो रही थी। नॉर्थ कर्नाटका से वो सीधे एमपी और फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग सिटीज़ में थोड़ी थोड़ी देर रुकते हुए फाइनली वाराणसी पहुंचा, जहां से उसने अपने ग्रैंडफादर को कॉल करके ये कन्फेस किया कि उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। केरला में रह रहे आरव के दादाजी के पास बेंगलुरु पुलिस की टीम पहले से ही पहुंच चुकी थी। आरव के दादाजी ने उसे समझाया कि ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, आखिर कब तक तुम भागते रहोगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कर्नाटका आके सरेंडर कर दो। आरव 3 दिन में 2500 से ज़्यादा की दूरी पूरी कर चुका था और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए अपने दादाजी की बात मानते हुए वापस कर्नाटका आ गया। फाइनली 29 नवंबर की सुबह 4 बजे पुलिस ने आरव को अरेस्ट कर लिया। आरव को कस्टडी में लेने के बाद जब पुलिस ने उसे पूछताछ की तो उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि माया का मर्डर उसी ने किया है। लेकिन जब पुलिस ने इसके पीछे का मोटिव पूछा तो उसने ये कहकर बताने से साफ मना कर दिया कि ये उसका पर्सनल मैटर है। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी आरव के मुंह से सच नहीं उगलवा पा रही थी क्योंकि हर बार बस वो पर्सनल मैटर ही बता रहा था। इसलिए पुलिस ने अपने इंट्रोगेशन के तरीके को ही चेंज कर दिया और आरव को उस क्राइम सीन पर लेकर गए और उसके पर्सनल लाइफ, उसके और माया के रिलेशन और 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच उस बंद कमरे में हुए उस क्राइम के बारे में पूछा। तो पुलिस को पता चला कि आरव ने माया से लिव इन में साथ रहने के लिए कहा, बट माया ने लिव इन में रहने से साफ मना कर दिया। माया काफ़ी एक्सट्रोवर्ट थी, जिसके कारण उसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था। वहीं आरव इंट्रोवर्ट था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इनफैक्ट माया ही पहली लड़की थी जो उसकी लाइफ में आई थी। तो माया के फ्रेंड सर्कल के कारण आरव काफ़ी इनसिक्योर फील करने लगा था। लेकिन माया अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी, इसलिए वो आरव के साथ नहीं शिफ्ट होना चाहती थी। लेकिन आरव को इसके पीछे कुछ और ही वजह लगी। उसने पुलिस को बताया कि उसे माया पर शक था कि वो और लड़कों से बात करती है और डर था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना चली जाए। ऊपर से लिव इन में ना रहने वाली बात उसे और चुभ गई। इसके बाद उसने माया से रिक्वेस्ट की कि कम से कम एक दिन के लिए तो वो उसके साथ रुक सकती है। एंड अनफॉर्चुनेटली माया ने उसकी जिद को मान लिया और उसने अपनी बहन से झूठ बोला कि ऑफिस पार्टी के चलते वो रात को घर नहीं आएगी। 23 नवंबर को जब वो होटल गए तो चेक इन के टाइम माया पीछे सोफे में बैठ के फ़ोन पर किसी से चैट कर रही थी और यही उनके फाइट का रीज़न भी बना और शब्दों की लड़ाई हाथापाई में बदल गई। इन सब के कारण आरव को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया, इसलिए 23 नवंबर को शाम में ही उसने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से एक किचन नाइफ और एक रस्सी ऑर्डर की और फिर उसी रस्सी से पहले माया का गला घोटा और फिर किचन नाइफ से कई वार कर उसकी जान ले ली। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये सब कुछ हुआ और आरव माया को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जो उसका शक था वो उसे रियलिटी में बदलता दिख रहा था क्योंकि अगर वो मारने के इरादे से माया को होटल लेकर आता तो वो कभी भी सही इंफॉर्मेशन नहीं देता चेक इन के टाइम। बट ये चीज़ उसके एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकती है। जो उसने किया वो गलत है। अभी वो कस्टडी में है और ये केस अभी भी चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।